अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजह नाज़ी। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के साए में इंतखाबी दंगल सज चुका है। पोलिंग का वक्त मुकम्मल हो चुका है और नताइज का सिलसिला जारी है। ये इंतखाबात मरहला वार जारी हैं और आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, भिम्बर और कोटली के 13 इंतखाबी हलकों में आम इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के 296 उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। वोटर्स अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। अब उम्मीदवारों के मुंतखब होने का मरहला बाकी है और यही वो वक्त है जब इंतखाबी नताइज के साथ साथ सियासी दावों, इल्जामात और एतराज़ात का सिलसिला भी तेज होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जहां इंतखाबी मैदान सजा हो, सियासी जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों और कामयाबी के लिए हर उम्मीदवार अपनी पूरी सियासी ताकत इस्तेमाल कर रहा हो, वहां धांधली के इल्जामात सामने ना आए, ये कैसे मुमकिन है? जैसा कि हालिया दिनों में गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के बाद भी धांधली और वोट चोरी के इल्जामात सामने आए थे, अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी तकरीबन वैसा ही मंजरनामा दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की अहम जमात पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्जामात आयद किए थे, जबकि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हिसाब बराबर करने के लिए मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जामात आयद कर रही है। इसी तनाजुर में लीगी रहनुमा राना सनौला साहब ने LA-10 कोटली में न सिर्फ धांधली के लगाए बल्कि तहकीकात का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब तनकीदी तोपों का रुख हुकूमत की जानिब भी किया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर रही है। यहाँ तक कि नदीम अफजल चंद अपने एक बयान में मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर असरअंदाज होने के इल्जामात लगाते दिखाई दिए। उनके बकौल मुस्लिम लीग नून सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। अब बात सिर्फ यहाँ आकर ख़त्म नहीं होती। इंतखाबी मुहिम के दौरान नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करते दिखाई दिए और ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज़ाद कश्मीर में तरक्की ना होने का तंज करते हुए कहा कि बिलावल साहब कश्मीर को कश्मोर ना समझें। जवाब में बिलावल भुट्टो ने भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। पहले नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा और फिर बिलावल भुट्टो ने जवाब में क्या कहा, उसकी झलक देखिए। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए। मियां साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। अब असल सवाल यह है कि इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी बनती है, क्योंकि जो भी जमात इक़्तिदार में आएगी उसके सामने महज हुकूमत साजी का चैलेंज नहीं होगा, बल्कि अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने का एक बड़ा इम्तिहान भी होगा। आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत को सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम पैदा करना होगा, क्योंकि अगर हुकूमत बनते ही धांधली के इल्जामात और इंतखाबी तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए तो उसकी सियासी साख मुतासर हो सकती है। दूसरा बड़ा चैलेंज मईशत और रोजगार का है। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना, महंगाई पर काबू पाना, सेहत को फरोग देना और बुनियादी सहूलियात की फरहमी नई हुकूमत की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत जैसे शोबों में भी अमली इक़दामात की ज़रूरत होगी। सबसे अहम बात यह कि नई हुकूमत को सियासी महाजराई से निकल कर अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देना होगी। इंतखाबात में कामयाबी एक सियासी जमात को इक़्तिदार तो दे सकती है, लेकिन अवाम का एतमाद सिर्फ कारकर्दगी से हासिल किया जा सकता है। अब देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज किसके हक में जाते हैं, हुकूमत किसकी बनती है और क्या नई हुकूमत सियासी इख्तलाफात और धांधली के इल्जामात से ऊपर उठकर अवामी मसाइल हल करने में कामयाब होती है, क्योंकि असल इम्तिहान इंतखाबात जीतने के बाद शुरू है और आज़ाद कश्मीर के अवाम अब सिर्फ दावे नहीं बल्कि अमली इक़दामात देखना चाहते हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फील्ड लाइट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सर, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सज चुका है, पोलिंग का मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब नताइज सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह इंतखाबात के दौरान सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर धांधली, सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के इल्जामात आयद किए गए हैं, क्या इससे एक बार फिर पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत पर सवालात नहीं उठ रहे? देखिए, शफाफियत पे ऊपर सवालात तो हमेशा से उठते रहे हैं और ये मामूल की बात है कि जब इलेक्शन
की कैंपेन चल रही होती है तो सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाती हैं और काफ़ी हद तक वो इल्ज़ाम सही भी होते हैं और कहीं सही नहीं भी होते, उसके अंदर एग्जैजरेशन भी होती है। लेकिन इस वक्त जो मुझे तशवीश की बात ये लग रही है कि अभी इलेक्शन का आगाज़ है और उसमें निस्बतन जो पुरअमन इलाका है मीरपुर का, वहाँ पे भी एक सियासी कारकुन जाँ बहक हो गया है। तो तशद्दुद जो है ये नाकाबिल कबूल है। बाकी इल्ज़ामात तो चलें, इलेक्शन कमीशन उनको इन्वेस्टिगेट करे और उसके बारे में फैसला दे, लेकिन ये तशद्दुद का जो रुझान है और पहले ही फेज़ में, ये बहुत अफसोसनाक है। सही। और सर, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून पर इंतखाबी अमल में मुदाखलत और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगा रही है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की सियासत में धांधली के इल्ज़ामात अब एक तरह से आप यूँ समझ लें इंतखाबी अमल का मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हैं, या वाकई हमारे इंतखाबी निज़ाम में ऐसी खामियां मौजूद हैं जो इन इल्ज़ामात को तक़वियत देती हैं? देखिए, ये इल्ज़ामात तो मैंने जैसे पहले कहा, ये अब मामूल का हिस्सा बन गया है, लेकिन जिस चीज़ ने और एग्रेवेट किया है सिचुएशन को, यानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया है, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के कवानीन में, उनके आइन में केयर टेकर गवर्नमेंट की गुंजाइश नहीं है। तो वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, अगरचे उसके इख्तियारात महदूद हो गए होंगे, लेकिन वो बहरहाल इक़्तिदार में है। तो मुस्लिम लीग ये इल्ज़ाम लगा रही है कि सूबाई वज़रा सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके मदाखलत कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का कहना ये है कि मुस्लिम लीग के जो वफाकी वज़रा हैं और जो मुस्लिम लीग के सूबा पंजाब से जो मुस्लिम लीग के अहदेदार हैं बशमूल चीफ मिनिस्टर साहबा के, वो भी इंतखाबात में मदाखलत कर रहे हैं। हालांकि आज़ाद कश्मीर के कवानीन में इस बात की ममानियत नहीं है कि वफाकी वज़ीर और किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर वहाँ नहीं जा सकते। वो जा सकते हैं, ये इलीगल नहीं है। तो इलीगल ना होने की वजह से ये जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार वज़रा हैं, उनकी मौजूदगी इन धांधली के इल्ज़ामात को ज़रा मज़ीद गहरा कर रही है। तो इसकी वजह एक ये भी है, मेरे ख़्याल में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को और असम्बली को आने वाली कुछ मज़ीद अपने इंतज़ामात में तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी और उनको भी वहाँ पे जो बरसर इक़्तिदार है, खा वफाक है, खा सूबा है, वहाँ पे उनके वज़रा को दाखिला की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और दूसरी तरफ उनको मेरे ख़्याल में आज़ाद कश्मीर में भी कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का एहतमाम करना चाहिए। और सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से LA-10 कोटली में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात आयद किए गए, फिर तहकीकात का मुतालबा भी किया गया, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रही है। ऐसे में एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबी अमल के दौरान अगर किसी सियासी जमात को धांधली या बेज़ाब्तगी की शिकायत हो तो उसके लिए कानूनी और आइनी तौर पर क्या तरीक़ेकार मौजूद है? इलेक्शन कमीशन के पास बहुत से इख्तियारात होते हैं। कुछ में वो फौरी तौर पे एक्शन ले लेता है और लेना चाहिए, और कुछ में वो इस बात को तफसीली इन्वेस्टिगेशन के लिए बाद के लिए उठा रखता है। लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात जो इलेक्शन डे के ऊपर फौरी तौर पे मदाखलत का मुतालबा करते हों, वो इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे करनी चाहिए। मसलन ये भी इत्तलात आई हैं कि बैलेट बॉक्सेस कोई छीन के ले गए हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर तशद्दुद और मारकुटाई के इल्ज़ामात भी आए हैं। तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा एजाइल होना चाहिए और फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। ये ठीक है कि बाद के अंदर पटिशन्स होंगी इलेक्शन की और उसके फिर सुनवाई होगी, तहकीकात होगी, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात पे इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, उसके पास इख्तियारात है। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह के मामलात में फौरी एक्शन से कतराता है। और सर, एक और चीज़ भी नोट की है कि इन इंतखाबात को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान इंतखाबी मुहिम के दौरान होने वाली लफ्जी कशीदगी भी इसी सियासी मुकाबले की कासी करती है। आपके ख्याल में क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात अब एक तरह से पाकिस्तान की कौमी सियासत का मैदान भी बन चुके हैं? और अगर ऐसा है तो क्या इसका असर आज़ाद कश्मीर की मकामी सियासी तरजीहात और अवामी मसाइल पर पड़ता है?
देखिए 2-3 चीज़ें इस दफ़ा ऐसी हुई हैं जिन्होंने इन इंतखाबात को गैर मामूली तौर पे अहम बना दिया है। हम्म। एक तो बात यह है कि कभी हमने नहीं देखा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मौके पे कोई आपको इतना वाइड स्प्रेड एजिटेशन नज़र आए, जितना पिछले 2-3 साल से जो जारी एजिटेशन है वो अभी भी जारी है, जी खास तौर बिल्कुल। पे रावलाकोट पूंछ डिवीजन के अंदर मौजूद है। तो हम्म। एक तो उसके भी साए हैं, वो इलेक्शन के ऊपर पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी तशद्दुद का माहौल मज़ीद बढ़ सकता है, क्योंकि अगर पूंछ से उन्होंने लॉन्ग मार्च किया मुजफ्फराबाद की तरफ, तो अगले मरहले में भी गड़बड़ हो सकती है। तो एक तो इस वजह से भी पिछले इंतखाबात से ये मुख्तलिफ है। और फिर ये जो फेज्ड इलेक्शन है, ये भी कभी आज़ाद कश्मीर में नहीं हुआ और हमारे जी यहाँ भी नहीं हुआ। तो उसके नतीजे में होगा ये कि अब ये इलेक्शन के रिजल्ट आज जारी हो जाएंगे या रात गए जारी हो जाएंगे पहले मरहले के, और जो भी ये रिजल्ट होगा, जो भी फरीक कामयाब होगा या नाकाम होगा, उसके असरात फिर दूसरे मरहले में पड़ेंगे बिल्कुल। और फिर तीसरे मरहले में पड़ेंगे, और यूं जज्बात मजीद मुश्तइल होंगे और वो लोग ज़्यादा इसके बारे में उनके नर्व्स जो हैं वो ज़्यादा यूं समझिए कि सेंसिटिव हो जाएंगे। तो ये भी एक तब्दीली है जो माजी में कभी नहीं हुई है, और इसलिए भी ये लोग बहुत इस लिहाज से पहले मरहले में बहुत मोहतात है कि अगर इसमें वो जीत गए तो बाकी मरहलों में भी जीत का रास्ता आसान हो जाएगा। तो यूँ दोनों फरीक एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और बहुत एग्रेसिव नज़र आते हैं। बिल्कुल। और सर ये सूरत हाल पाकिस्तान में भी हमने बारहा देखी कि जो जमात जीत जाए वो इंतखाबात को शफाफ करार देती है और जो हार जाए वो इंतखाबी अमल पर एतराज़ात उठाती है। क्या आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इन इंतखाबात के बाद भी हमें यही रवायत देखने को मिल सकती है? और अगर कोई सियासी जमात नताइज को तस्लीम ना करे तो क्या इससे आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम मुतासर होने का खदशा है, कीपिंग इन माइंड जो अभी वहाँ पे करंट सिचुएशन है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो पहले ही माहौल कशीदा है जी। और अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। पिछले इलेक्शन में जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी पीटीआई, वो तो इंतखाबात का बायकाट कर चुकी है। तो ऐसे में पहले ही इन इंतखाबात के नुमाइंदा होने पे और इनके लेजिटिमेट होने पे और फेयर होने पे सवाल उठ गए हैं। तो इसलिए अगर मज़ीद ये इल्ज़ामात लगते हैं और एजिटेशन की फ़िज़ा जो है वो मज़ीद गहरी हो सकती है, और उसकी वजह से फिर तशद्दुद का अंसर भी ज़्यादा इसमें शामिल हो सकता है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर हों और फ्री एंड फेयर नज़र भी आएँ, ताकि जो इश्तिहाल मौजूद है वो मज़ीद उसमें इजाफा ना हो। बिल्कुल। और इस ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक अहम पहलू सर ये भी होता है कि वोटर को ये एतमाद होता है कि उसका वोट महफूज है, उसकी मर्जी के मुताबिक गिना जाएगा और उसके वोट के नतीजे को तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इंतखाबात के दौरान ही ये सियासी जमातें वोट चोरी, धांधली और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें तो फिर आम वोटर के एतमाद पर भी सवाल उठता है। आपके ख्याल में आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात में सबसे बड़ा चैलेंज इंतखाबी अमल की शफाफियत है या सियासी जमातों का एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान? सबसे बड़ा चैलेंज इंतखाबात के दौरान तो उसका पुरअमन इनकाद है। मीरपुर, जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ पे निस्बतन वो सेफ डिवीज़न है, जी। तो वहाँ पे भी अगर दोनों पार्टियों के दरमियान एग्रेशन की वजह से कम अज़ कम एक सियासी कारकुन की शहादत हुई है, तो ये कोई अच्छा आगाज़ नहीं है। तो दूसरे ख़ास तौर पे रावलाकोट के डिवीज़न में, पूंछ डिवीज़न में, वहाँ पे तो बहुत फ़िज़ा कशीदा है। तो जब 10 अगस्त को आखिरी मरहला होगा तो वहाँ पे क्या फ़िज़ा होगी, तो ये चैलेंज ये है कि उससे पहले पहले उन लोगों के साथ कोई मुज़ाकरात करके इंतखाबात को पुरअमन मुनक़िद करने की कोशिश की जाए। अभी आप देखिए कि जो एडवांस पोलिंग हुई है, सरकारी अफसरान के वोट डाले गए हैं 2 दिन पहले, उसके अंदर भी पुंछ के अंदर वोट नहीं डाले जा सके, कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बाकी जगह पे हो गई पोलिंग। तो अगर आइंदा भी ये रुझान बरकरार रहा तो ये बहुत ख़तरनाक बात होगी। तो पहली बात यह है कि पुरअमन इंतखाबात हो जाए, और दूसरी बात यह है कि ये फ्री एंड फेयर भी हो जाए, ताकि लोगों को इसके ऊपर कम से कम ये एतमाद हो कि आने वाली असम्बली
جو بہت سے مسائل ہیں، خاص طور پر جو 12 ریزرو سیٹوں کا مسئلہ جی بہت اشتعال کا باعث بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں وہ کوئی قانونی یا آئینی امینڈمنٹ کر سکے۔ اور سر یہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہاں انتخابی عمل اور حکومت سازی پر پاکستان کی مرکزی سیاسی جماعتوں کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ہی آزاد کشمیر کی سیاست میں اہم کردار رکھتی ہیں اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کے الزامات بھی سامنے آتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو حقیقی معنوں میں مقامی عوام کی سیاسی خواہشات کا عکاس بنانے کے لیے پاکستان کی مرکزی سیاسی جماعتوں کے کردار کو محدود ہونا چاہیے یا پھر وسیع ہونا چاہیے؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جی وہ آزاد کشمیر میں ان کا وجود نہیں تھا، ان کی کچھ ہمدردیاں کچھ وہاں کی جماعتوں کے ساتھ تھیں، لیکن وہ ساری جماعتیں آزاد کشمیر کی انڈیجنس جماعتیں تھیں۔ لیکن پھر یہ 70s میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور پاکستان کی پہلے پیپلز پارٹی نے وہاں اپنی برانچ کھولی اور پھر مسلم کانفرنس کے ہوتے ہوئے بھی مسلم لیگ نواز نے بھی اپنی وہاں پہ برانچ بنا لی، پھر پی ٹی آئی، اور اب تو یہ ایک معمول کی بات ہے کہ تمام پاکستان کی پارٹیاں اب کسی نہ کسی شکل میں وہاں موجود ہیں، ان پارٹیوں کے علاوہ جو وہاں کی انڈیجنس پولیٹیکل پارٹیاں ہیں۔ تو یہ اب تک تو ایک سمجھیے کہ معمول کی بات سمجھی جاتی تھی کہ پاکستان کے وفاق میں جو پارٹی بسر اقتدار ہے بس وہی پارٹی کشمیر میں بھی جیتے گی اور وہ حکومت بنائے گی۔ یہ معمول کا حصہ تھا، لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ واقعی لوگ اتنا اثر قبول کرتے تھے وفاق میں جو پارٹی ہے اقتدار میں اس کا، یا کچھ مینیپولیشن بھی اس کے اندر شامل تھی، لیکن یہ سلسلہ چل رہا تھا، لوگ بھی اسے مجبوراً یا جیسے تیسے قبول کر لیتے تھے۔ صحیح۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعت برسر اقتدار ہے فارملی وہ تو پی ایم ایل این ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ ان کی پارٹی کا صدر مملکت ہے، ان کی پارٹی کا سینٹ کا چیئرمین ہے، ان کی پارٹی کا قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پارٹی برسر اقتدار نہیں ہے۔ تو دونوں برسر اقتدار ہیں، اب دونوں کے درمیان یہ مسابقت ہے یا مقابلہ ہے کہ کون سی پارٹی جیتے گی۔ اور سر اگر ہم آزاد کشمیر کے ان انتخابات کو پاکستان کے مجموعی جمہوری اور انتخابی نظام کے تناظر میں دیکھیں تو کیا یہ انتخابات ہمارے لیے کوئی مثبت مثال قائم کر سکتے ہیں، یا پھر ہم ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال دیکھیں گے جس میں انتخابی نتائج کے فوراً بعد دھاندلی کے الزامات، سیاسی تنازعات اور احتجاج شروع ہو جاتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد سیاسی جماعتوں، الیکشن انتظامیہ اور ریاستی اداروں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ نتائج پر عوام اور سیاسی جماعتوں کا اعتماد قائم رہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہی ہے نا کہ آپ انتخابات کو فری اینڈ فیئر کریں۔ اگر آئسولیٹڈ کوئی انسیڈنٹ ہو بھی جاتے ہیں کسی کانسٹیٹوئنسی میں، کسی پولنگ اسٹیشن میں، تو وہ تو الگ بات ہے، وہ تو میرے خیال میں دنیا بھر میں انتخابات میں کسی نہ کسی حلقے میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل یہ تاثر نہ ہو کہ کوئی پارٹی، کوئی برسر اقتدار پارٹی انتخابات کو مینیپولیٹ کر رہی ہے۔ لیکن یہ الزامات تو آلریڈی لگ چکے ہیں، لگ رہے ہیں دونوں پارٹیوں کی طرف سے، اور اس کے لیے وہ الیکشن کمیشن کو شکایات بھی کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو عوام کا اعتماد مجھے نہیں لگتا کہ کیسے بحال ہوگا۔ دیکھیے ماضی میں پاکستان کے اندر تو جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ ایوریج 45% رہا ہے، جو کہ بہت اچھا ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر میں یہ ووٹر ٹرن آؤٹ کوئی 60% کے قریب رہا ہے، جو بہت بہتر ہے پاکستان سے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج کے انتخابات یا آج سے شروع ہونے والے انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ کیا رہتا ہے۔ دو گروپوں نے تو اس میں بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی اور یہ جو عوامی تحریک ہے اس نے بھی۔ تو اب اگر اس کے بعد بھی ووٹر ٹرن آؤٹ 60 کے قریب رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے بائیکاٹ کا کوئی بڑا فرق نہیں پڑا۔ لیکن اگر بہت ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو وہ بھی اعتماد کو بہت کم کر دے گا کہ اس کا ریپرزنٹیٹیو کریکٹر مشکوک ہو گیا ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، فیلڈ ایڈ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ ناظرین مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں جنگ کے میدان سے زیادہ اہم
अब सफारतकारी के मेज पर होने वाली सरगर्मियां हो गई हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कई रोज तक जारी रहने वाली शदीद कशीदगी, हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बाद अगरचे एक वक्फा नजर आ रहा है, लेकिन खित्ते की सूरत हाल अब भी इंतहाई नाजुक है, क्योंकि मसला सिर्फ चंद हमलों या एक आर्जी खामोशी का नहीं, बल्कि ये उस बड़े तसादुम का हिस्सा है जिसमें अमेरिका, ईरान, इसराइल और उनके इत्तेहादी खित्ते में अपने असर रसूख और मुस्तकबिल की पोजीशन के लिए आमने सामने है। इस वक्त सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि जंग के शोर के दरमियान सफारतकारी के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त एतमाद का फुकदान मौजूद है, लेकिन पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक पाकिस्तान, कतर समेत सालिस ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात के तबादले में किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान का मौक़िफ़ है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वो पहले से तयशुदा फ्रेमवर्क के तहत होने चाहिए, जबकि तेहरान अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि माजी में मुज़ाकराती अमल के दौरान एतमाद को नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी जानिब वाशिंगटन ईरान की इलाकाई सरगर्मियों, सिक्योरिटी पॉलिसी और खित्ते में उसके असर रसूख पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रखे हुए हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान का किरदार भी अहमियत इख्तियार कर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्तों में इस्लामाबाद का नाम सामने आना इस बात की निशानदही करता है कि खित्ते के ममालिक इस बहरान के असरात से मुतासिर भी हैं और इसे महदूद करने के लिए सफारती किरदार अदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ईरान की इलाकाई हिकमत अमली का एक अहम पहलू हिजबुल्लाह भी है। ईरानी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह समेत अपने इत्तेहादियों की हमायत उसकी वसी तर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा है। ईरान के मुताबिक हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत है, जबकि इसराइल और अमेरिका इसे खित्ते में ईरानी असर रसूख के एक अहम सतून के तौर पर देखते हैं। यही वजह है कि ईरान, इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी मुस्तकबिल की इलाकाई सूरत हाल पर गहरे असरात डाल सकती है। इस बहरान का एक हसास तरीन मरकज अबनाए हुर्मुज़ भी है। दुनिया की तवानाई की तरसील के लिए इंतहाई अहम इस समुद्री रास्ते पर किसी भी कशीदगी के असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहते, बल्कि आलमी मईशत और तेल की मंडियों तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि अबनाए हुर्मुज़ का मामला आने वाले दिनों में सफारती और अस्करी दोनों सतहों पर इंतहाई अहम रहेगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का वाशिंगटन का दौरा भी आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात में ईरान, गजा, हिजबुल्लाह, अबनाए हुर्मुज़ और खित्ते की सिक्योरिटी हिकमत अमली पर बातचीत एक्सपेक्टेड है। ये मुलाकात इसलिए भी आम है क्योंकि अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका पॉलिसी आइंदा दिनों में खित्ते के कई मामलात का रुख मुतय्यन कर सकती है। अमेरिका के अंदर भी ईरान जंग के असरात पर बहस जारी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी असला ज़खायर में कमी के तासुर को मुस्तरद किया है, ताहम पेंटागन के इदाद-ओ-शुमार और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ने जंगी नुकसानात और फौजी दबाव और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर सवालात उठा दिए हैं। सदर ट्रंप की जानिब से मसनूई जहानत से तैयार करदा जंगी तस्वीर शेयर किए जाने का मामला भी ज़ेरे बहस है, जिसे बाज़ मुबस्सरीन इतलाती जंग और सियासी पैगाम रसानी के तनाजुर में देख रहे हैं। इस बदलते हुए इलाकाई मंजरनामे में पाकिस्तान के दिफाई रवाबित भी बहुत अहमियत हासिल कर रहे हैं। कुवैत की जानिब से पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे की मंजूरी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तरबियत, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस और टेक्निकल शोबों में रवाबित बढ़ाने का रास्ता खुलता है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका और ईरान सफारतकारी के जरिए इस बहरान से निकलने का रास्ता तलाश कर सकते हैं या मौजूदा वक्फा एक नए तसादुम से पहले की खामोशी है। क्या नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात खित्ते की आइंदा हिकमत अमली को नई सिमत देगी और इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का सफारती किरदार किस हद तक अहम साबित हो सकता है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सर, सबसे पहले मौजूदा अमेरिका ईरान कशीदगी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बज़ाहिर फायरिंग और हमलों में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद खित्ते में स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी बरकरार है। आपके ख्याल में ये वक्फा एक जेन्युइन डिप्लोमेटिक ओपनिंग है या दोनों फ्रीक अपनी मिलिट्री पोजीशनिंग बेहतर करने के लिए वक्फा ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल आर्जी वक्फा है। जिस तरह के MOU जब आया तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलें कुछ तो अमन की नवीद आई है, और लोगों ने इसको, हमने MOU कहा, लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कहा, लेकिन ये बात उस वक्त भी थी कि ये बिल्कुल फ्रेजाइल है और किसी वक्त भी कोई भी फरीक अगर इसमें फॉल्टर किया तो ये जंग की तरफ हम बढ़ सकते हैं।
تو یہ وہی بات ہے کہ یہ ایک گیپ تو آیا ہے جس کو آرمڈ گیپ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن شاید ابھی بھی ہم ہولناک اور بے قابو صورتحال سے باہر نہیں نکلے، اور یہ کہنا کہ اس میں وہ اپنے آپ کو تیار کریں گے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس چھوٹے سے وقفے سے کوئی دوبارہ تیاری ہو سکتی ہے۔ بالکل یہ بات تو اب سامنے آ چکی ہے کہ کیا صرف مزید اسلحہ اور عسکری صلاحیت یا عسکری مسابقت ہی پائیدار امن کی ضمانت اور سلامتی دے سکتی ہے؟ تو بالکل نہیں، سب اسلحے سے نہیں ہوگا، یہ ہوگا میز پہ بیٹھ کر ہی، اور کچھ نہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر اس پہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح، اور ایران نے پاکستان اور قطر اور دیگر ممالک کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مذاکراتی رابطوں کا اندیا بھی دیا ہے، لیکن دوسری طرف تہران یہ الزام بھی لگا رہا ہے کہ ماضی میں نیگوشیشنز کے دوران اعتماد کا نقصان پہنچا ہے اعتماد کو۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایران کی اصل پریورٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ یہ جو دانشمندانہ راستہ ہے وہ سفارتکاری کا ہی ہے، اور علاقائی مفاہمت اور جو بدلتے ہوئے جغرافیائی سیاسی حالات ہیں ان کا راستہ یہی ہے کہ یہ آپس میں بات طے کریں، اور اس میں پاکستان کے جو رول ہے اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اب جو بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ عمان جو ہے وہ بہت زیادہ طریقے سے سامنے آ رہا ہے، جو کہ اگین اپریشیبل بات ہے، تو ان چیزوں سے فرق تو پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اور عمان کو جو عرب طاقتیں ہیں، جو سعودی عرب ہے، جو قطر ہے، ان کو بھی تیار کرنا پڑے گا، بیکاز یہ بات بھی طے ہے کہ بدقسمتی سے خلیج کے ممالک میں اور ایون سعودی عرب میں بھی، یو اے ای کو تو اب چھوڑ ہی دیتے ہیں، ایران کے بارے میں بہت زیادہ منفی احساسات ہے، اور یہ احساسات جغرافیائی سیاست کے لحاظ سے ہے، ماضی کی تاریخ کے لحاظ سے ہے، تاریخی رقابت کے لحاظ سے ہے، اور سلامتی کے خدشات کی وجہ سے بھی ہیں، تو یہ خدشات آہستہ آہستہ ہی دور ہوں گے۔ ایران کا ایک ہی اب مقصد رہ گیا ہے، بدقسمتی اس دنیا کی، کہ اس کے اوپر ایسی امریکہ کی رجیم مسلط ہے جس نے سوچے سمجھے ایک ناعقبت اندیشانہ فیصلہ کیا اور ایک اللاجیکل جنگ کا آغاز کیا، اور ایران کو یہ باور کروا دیا، اور ایران نے اس دنیا کو یہ باور کروا دیا کہ اسٹیٹ آف ہورمز جو ہے وہ نیوکلیر ویپن سے زیادہ اس کے لیے اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ تو ایران کسی طور پر بھی اسٹیٹ آف ہورمز کے اوپر نہیں گیو ان کرے گا، اور امریکہ کو اب یہ سمجھنا ہے کہ اب وہ کس طرح اس کے اوپر اپنے کمپرومائزز کرتا ہے، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے کہیں کہ مڈل یا صدرن پارٹ سے جو آبی راستے ہیں وہ کھلیں گے، جو ناردرن سٹرپ ہے، ناردرن آبرائے ہومز ہے جو ایران کی طرف ہے، وہاں سے جہاز گزریں گے، اور ایران کے ساتھ آپ کو ڈیل ایک کرنی پڑے گی۔ صحیح، اسٹریٹ آف ہورمز تو ہے، لیکن سر اگر یہ میز پر آتے ہیں مذاکرات کے لیے تو اصل بارگیننگ پوائنٹس کیا ہوں گے؟ کیا یہ مذاکرات نیوکلیئر ایشو تک محدود رہیں گے، یا ایرانز ریجنل انفلوئنس، میسائل کیپیبلٹی، پھر پراکسی نیٹ ورکس، پھر اسٹریٹ آف ہورمز جیسے معاملات بھی اس براڈر سیکیورٹی فریم ورک کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو مسلسل دباؤ اور مسلسل پریشر، مسلسل حملے، ان سب کے باوجود ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے یا اس کی جو ریزسٹنس ہے یا اس کی جو ریزیلینس ہے، اس نے گلف کی تمام سوچوں کو ایک نئی جہت دی ہے۔ مزید سنجیدہ ہمیں ہونے کی ضرورت ہے کہ ایران کے ساتھ جب آپ مذاکرات کرنے جائیں گے تو جو سب سے بڑا ایشو رہے گا وہ اسٹیٹ آف ہورمز ہی رہے گا۔ لیڈرشپ کا جو سب سے پہلا ایک شوشہ تھا وہ ختم ہو گیا، نیوکلیر کے اوپر شوشہ کافی حد تک ختم ہو چکا، اور ایران اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو بھی تیار ہے۔ اسٹیٹ آف ہورمز ایک وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ کی نیگوسیشن شروع ہوں گی اور ختم ہوں گی۔ ایران ایسی اسٹریٹجی لے کے آنا چاہتا ہے جس پہ وہ ٹال لگانا چاہتا ہے، ٹال نہیں تو کم از کم اس کے کانسرٹ سے چیزیں نکلیں گی۔ اب یہ وہ بارگیننگ پوائنٹ ہے یا وہ ڈسکشن پوائنٹ ہے جہاں امریکہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنی ضد پہ اڑ سکتا ہے، کیا یہی اس کے لیے ایک آف ریمپ ہے، ایگزٹ اسٹریٹجی اسی کے اوپر بیس کرے گی۔ اور اس سے بڑھ کر امریکہ کو یہ ضرور احساس کرنا چاہیے کہ دنیا کی معیشت اس اسٹیٹ آف ہورمز کے ساتھ لنکڈ اپ ہو چکی ہے۔ ابھی کل جو میری رپورٹ ہے شاید ایک یا کچھ جہاز نکلے، اور اس تھریٹنگ انوائرمنٹ میں زیادہ جہاز نہیں نکلیں گے، تو میرے خیال میں سب سے زیادہ فوکس اب اسٹیٹ آف ہورمز پہ ہی رہے گا، جس میں عمان بھی ایک رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے۔
बिल्कुल सही। और सर, पाकिस्तान का नाम एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकराती अमल में सामने आ रहा है। माजी में पाकिस्तान ने कई मौके पर रीजनल डिप्लोमेसी में किरदार अदा किया है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जहां अमेरिका और ईरान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक दूसरे से मुतसादिम है, इस्लामाबाद के लिए मीडिएशन और नेशनल इंटरेस्ट के दरमियान बैलेंस बरकरार रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा? आपने बहुत अच्छी बात की। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे दुश्वार गुजार जो मसला हमारे लिए यही है कि जब तक हम वाज़े और मजबूत हिकमत अमली के तहत नहीं जाएंगे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम दोनों फरीकों को खुश रख सकें। लेकिन हमें यह भी पता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से एक हमारी रिप्यूट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टेट्समैनशिप से बड़ी तो है, लेकिन इस कशीदगी के बढ़ने से ओवरऑल हमारा इमेज भी डाउन होने का खतरा है और इससे हमारे मफादात के लिए खतरे की घंटी बन गई है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें बड़े ही इनेमाग के साथ और बड़े ही मुस्बत रवैयों के साथ, लेकिन एक पॉजिटिव लाइन के साथ चलना पड़ेगा। और ये नहीं कि हम ईरान की साइड लेंगे, हमें दुनिया की मुईशत को और अपनी मुईशत को सामने रख के अमेरिका के साथ एंगेज होना पड़ेगा। बिकॉज अमेरिका में जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, अमेरिका के इलेक्शन आ रहे हैं मिड टर्म नवंबर में, रशिया के मिड टर्म या जो मेन इलेक्शन है वो सितंबर में आ रहे हैं। अब जब तक आप इन इलेक्शंस को भी एक्सप्लॉइट नहीं करते, क्योंकि अमेरिका में तो जंग के खिलाफ शायद 42% तक अब पोल जो है वो आ चुके हैं, तो अमेरिका तैयार तो है, लेकिन उसको एक एग्जिट चाहिए। अब उसको एग्जिट दिलाने में अगर हम एक तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से एक अच्छा फेस सेविंग सोल्यूशन चाहिए, ले आते हैं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, ईरान की जानिब से हिजबुल्लाह के दिफा को अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा करार दिया जा रहा है। अस्करी एतबार से हिजबुल्लाह ईरान की इलाकाई हिकमत अमली में कितनी अहमियत रखती है, और क्या ये मौक़िफ़ खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है। देखिए, ईरान को जब आपने इस जंग में घसीटा तो उसने सबसे पहले अपने बका की जंग लड़ी, फिर जब बका की जंग में वो कामयाब हो गया तो फिर उसने अपनी डोमिनेंस की जंग लड़ी। अब वो डोमिनेंस में अपनी कुछ, मैं समझता हूँ ईरान से कुछ गलतियां जरूर हुई हैं। इस जो एमओयू के दरमियान में उसने शायद ज्यादा अपने आप को बहादुर समझना शुरू कर दिया। अब दोबारा से उसकी जो डोमिनेंस थी वो खत्म हो रही है, इखलाकी डोमिनेंस भी काफी हद तक खत्म हो चुकी है। अब वो उस प्रेशर को वापस लाने के लिए बाबुल मंदब की तरफ तवज्जो दे रहा है और वहां पे हौसी बैठे हुए हैं। हौसियों की बदकिस्मती से अभी नहीं, बहुत अरसे से सऊदी अरब के साथ भी एक अदम इत्मीनान और एक मसला तो चल रहा है। सो उसके लिए उसकी जो दोबारा से उसी चीज को गेन करने के लिए हौतियों की ज्यादा जरूरत है। लेकिन शायद हिजबुल्लाह की अब वो वक़्त या वो वैल्यू या वो न्यूसेंस नहीं रही, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इजराइल ने बहुत हद तक बफर जोन को स्ट्रेंथन कर लिया है। और जो गजा में हमास के लीडरशिप नई अनाउंस तो हुई है, लेकिन उसमें भी वो दमखम अभी नहीं है। तो ईरान की पूरी कोशिश होगी कि वो इस प्रॉक्सीज को, सो कॉल्ड प्रॉक्सीज को, उनके पहले से एस्टेब्लिश मामलात को जरूर आगे लेके आए और उनको अपने साथ रख के दुनिया के लिए एक खतरे की झलकियां देता रहे। सही। और ईरान और अमेरिका दोनों के पास हम देख रहे हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोनों मुकम्मल जंग से गुरेज भी कर रहे हैं। क्या ये दरअसल डिटेरेंस की वो सूरत हाल है जहां दोनों फरीक एस्केलेशन की कीमत को समझते हुए महदूद कार्रवाइयों तक खुद को महदूद रखना चाहते हैं? मेरे ख्याल में ये एक ऐसा एस्केलेशन ट्रैप में अमेरिका भी फंस चुका है और जिसके बाद बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ईरान तो फंसा ही पड़ा है। ईरान ने जो फैसला कर लिया और जो खामेनेई साहब के जनाजे के बाद जो उसकी IRGC की लीडरशिप को एक तकवीयत मिली है, वो किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेंगे और वो अपनी आवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर हम बदला नहीं अमेरिका से ले सकते तो कम से कम हम शिकस्त का सामना नहीं कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका ये नजर आ रहा है कि कहीं वो उसी डगर पे ना चल पड़े जिसमें उसने 1962 में वियतनाम वाला फैसला किया और जमीनी जंग की तरफ गया। तो एक तो उससे डरना शुरू हो गया है, दूसरा उनके ऊपर जो सहूनियत का असर था वो भी एक किस्म की रियलाइजेशन हो गई है। और नेतन्याहू का जो अब विजिट हो रहा है उसमें दो खतरात सामने आ रहे हैं। एक
कि क्या उसको न्यूयॉर्क में गिरफ्तार न कर लिया जाए, जो कि शायद नहीं होगा, और दूसरा क्या उसकी बात उसकी उस तरह से सुनवाई होगी, तो अमेरिका भी इस सहूनियत के असर से निकलकर लॉजिकली जरूर सोचेगा। इसलिए मेरे ख्याल में मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि ये लिमिटेड शायद अटैक्स होते रहें, शायद फुलझड़ियां झलकियां चलती रहें, एक दोबारा होवलनाक जंग जो है वो उस फुल स्केल पे ना आए जिस तरह के पहले शुरू हुई थी। तो सर ये जो नेतन्याहू और ट्रम्प की मुलाकात है, जहां हम देख रहे हैं कि ईरान, गजा और हिजबुल्लाह सब बड़े मौज़ूआत हैं, क्या ये मुलाकात सिर्फ सियासी राब्ता है या इसके ज़रिए ख़ित्ते के लिए नई मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील दी जा सकती है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि अभी क्या वो उसको लेंगे कि नहीं सीरियस? मेरे ख्याल में मुश्तरका हिकमत अमली शायद ना बने। जो पेंटागन के फौजी मंसूबाबाज हैं उन्होंने इस बात को रिव्यू कर लिया है कि जो जमीनी मंसूबा जो कि ज्यादा लॉजिक बनता है इजराइल की तरफ से आने से या एंटी मुस्लिम फोर्सेस की तरफ से आने से, उसको शायद वो पजीराई ना हो, इजराइल को दूर रखा जाए। तो ये राब्ते जो हैं, इन राब्तों को तो आप नहीं रोक सकते, बिकॉज बेसिकली ये मानने की बात है, बदकिस्मती की बात है कि दुनिया सारी की सारी इस्लामोफोबिया का शिकार है। और अगर ये भी आप मान लें कि शिया सुन्नीइज्म से आप निकल जाएं, तो ईरान एक वक्त बहुत बड़ी इस्लामी सिंबोलिज्म के तौर पे इन सारी कुव्वतों का अकेला भी मुकाबला कर रहा है। नो डाउट। और सर, कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे की मंजूरी हुई है। खलीज की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के दिफाई रवाबत और खलीजी ममालिक के साथ ताउन की स्ट्रेटेजिक अहमियत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी जो स्टेट्समैनशिप है वो बड़ी कामयाब हो रही है। सऊदीया के साथ एक हमारा मुआहदा हुआ और उस वक्त ये तवक्को की जा रही थी कि कतर, कुवैत, बहरीन और शायद उसमें टर्की और इजिप्ट भी आ जाएं। तो ये जो गल्फ की ताकतें हैं, इन्होंने सोचना तो शुरू कर दिया है कि वो अमेरिका की असली कुव्वत जिसको ये अपने पास रखे जा रहे थे और उसके ऊपर खर्चा किए जा रहे थे, उसकी वजह से इनका नुकसान ही हुआ है। तो व्हाई नॉट कि अपने डिफेंस को सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे लेके जाया जाए और ऐसे मुल्क का सहारा लिया जाए। देखिए, एटमी कुव्वत भले आप किसी को ट्रांसफर करें या ना करें, लेकिन जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपकी इन्वायरमेंट्स हैं, वो डेफिनेटली आम मुल्कों से बहुत बेहतर होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का जो मुमताज मुकाम है, खासतौर पे जो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में है, तो ये वो चीजें हैं जो कि इन फौज अरबी मुल्कों को बार बार इस तरफ लेके आएंगी कि अमेरिका से हटकर कौन सी ऐसी ताकत है जिस पे रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान को अगर ये कुवैत के साथ भी हुआ है और आइंदा और भी होने की तवक्को है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इसमें पॉजिटिविटी की उम्मीद ये है कि हम अपनी आप को भी मजीद स्ट्रेंथन करेंगे इंशाअल्लाह। राइट। और सर, अगर हम अगले चंद हफ्तों का मंजरनामा देखें तो आपके ख्याल में ज़्यादा इम्कान किस चीज़ का है? अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी महदूद समझौते का या खित्ते में एक नए अस्करी तसादुम का? और पाकिस्तान को इस बदलती सूरत हाल में अपनी सफारती और दिफाई हिकमत अमली किस सिमत लेकर जानी चाहिए? मैं ये देख रहा हूँ कि खुदा न खास्ता जो सहूनियत है उसकी चूंकि सिग्निफिकेंस खत्म हो रही है, उसकी रेलेवेंस उस लिहाज से खत्म हो रही है, तो कहीं वो बाबुल मंदब के करीब कोई फ्लैग ऑपरेशन ना करे ताकि इस आग के शोलों को मजीद भड़काया जाए टुवर्ड्स इस्लामिक कंट्रीज। पहली बात मेरा खदशा है। दूसरा, मैं देख ही रहा हूँ कि जो फौजी मंसूबा साज हैं पेंटागन के, वो ये बावर कराएंगे कि जमीनी जंग या जमीनी हमले की तरफ या कागर के ऊपर कोई ऐसी अटेम्प्ट ना की जाए। तीसरा, मैं ये देख रहा हूँ कि दबाव ईरान के ऊपर फिर भी रखा जाएगा, हल्का फुल्का दोबारा से अटैक होगा, जिसके रिस्पॉन्स पे और ईरान भी इन्हीं स्टेट्स के ऊपर जरूर स्ट्रेटेजिक हमला करेगा, लेकिन मुज़ाकरात शायद अब तेज हो जाएं और दोबारा से, क्योंकि ईरान ने भी उसमें आबादगी जाहिर की है, अमेरिका तो विलिंग है ही, तो उससे कोई ना कोई सूरत हाल निकलेगी। बट ये अगेन लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेड ब्रेक थ्रू हम देख रहे हैं। पायदार अमन शायद बदकिस्मती से इस खत्ते में अभी भी नहीं आएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अमरीकी असला ज़खायर में भी तो सर कमी की खबरें आ रही थी और फिर उन्होंने इसको मुस्तरद भी किया है। तो अब मतलब आप अभी देख रहे हैं कि पायदार अमन तो नहीं आने वाला, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, सिर्फ पॉजेज आएंगे। बिल्कुल, मैं दोबारा से अपनी असेसमेंट दूंगा कि एक प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट है
जिसमें हल्के फुल्के हमले चलते रहेंगे। ईरान भी बाज नहीं आएगा। ईरान में बदकिस्मती कहें, खुशकिस्मती कहें कि उनकी इस वक्त लीडरशिप उस तरह इंटैक्ट नहीं है। अमेरिका से एक और बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने जो 130 के करीब उनके लीडरशिप से एलिमिनेट किया, शहादतें हुई, वो ये समझे कि शायद लीडरशिप का बहरान आएगा, लोग सड़कों पे आएंगे, वो नहीं हुआ। और शायद इनडिसाइसिवनेस की तरफ ईरान की लीडरशिप है, जिसमें वो डिसीजन उस तरह नहीं हो रहे, उस मैच्योरिटी से नहीं हो रहे। वरना जो ये गैप आया था, जो जिसमें एमओयू हुआ, इसमें मेरे ख्याल में ईरान को थोड़ा सा मोहतात होके और थोड़ा सा दानिशमंदानी से इस गैप को बढ़ाना चाहिए था, सैंक्शन से फायदा उठाना चाहिए था। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ईरान भी गेन नहीं कर पाया। और अमेरिका की लीडरशिप का तो क्या ही कहने, वो तो ऐसी लीडरशिप है जिसपे किसी वक्त सुबह शाम दोपहर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रम्प साहब रिपोर्टेडली, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 6 दफा बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, तो वो तैयार हैं कि 7वीं दफा अगर दुनिया उनको बैंकक्रप्ट कर ले तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।